गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि अपने रेगुलर क्वेश्चन चल रहे थे, मई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, रिसेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अभी आए हुए रिसेंटली मई में आए हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं फॉर MOH DHA हार्ड एंड ये इनके हर एक एग्ज़ाम सऊदी की ऑल ओवर नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑल ओवर गल्फ़ के लिए। ओके, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आपके प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा। हर एक क्वेश्चन के बाद में कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, इसमें आपको कमेंट करना है आंसर, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। हर एक स्टूडेंट का मैं कमेंट देखता हूँ, ज़रूर सीन करता हूँ मैं। ओके, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्लास के ऊपर। कल हमने होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था। द डॉक्टर ऑर्डर 200 mg, द अवेलेबल डोज इज 0.4 ग्राम इन क्वांटिटी 5 ml, हाउ मैनी ml नीडेड। तो यहाँ पे देखो 200 mg ऑर्डर किया है और अवेलेबल डोज है 400 mg, यानी 0.4 ग्राम मीन्स 400 mg। तो यहाँ पे अपना ड्रग कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा ऑप्शन ए, वहाँ पे करेक्ट था 2.5 ml। ओके, 2.5 ml आंसर वहाँ पे सही था अपना। क्लियर? तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स वाज इवालुएटिंग डॉट प्रोग्राम फॉर ए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। व्हाट इज द एम ऑफ डॉट प्रोग्राम? ऑप्शन देखें, ए प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी मॉनिटर होम इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी इवालुएट न्यूट्रिशनल स्टेटस, ऑप्शन डी असेस फैमिली सपोर्ट। डॉट प्रोग्राम, डॉट प्रोग्राम क्या होता है? DOT की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरापी। तो इसका डॉट का प्रोग्राम का मेन एम क्या होता है, ये पूछा है इसके अंदर। ठीक है, आपने कमेंट करने हैं। ट्यूबरकुलोसिस की जो मेडिसिन देते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी होती है, इनकी नर्स होती है वो अपने ऑब्जर्वेशन में देते हैं। तो उसका मेन एम क्या होता है? उसका मेन एम क्या होता है कि उसके एंटीबायोटिक रेजिडेंस को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिडेंस। ठीक है, प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, ए नर्स मैनेजर वाज नॉट हैप्पी अबाउट लो रिजल्ट ऑफ पेशेंट सर्वे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्स मैनेजर? ऑप्शन देखें, ए शेड्यूल मीटिंग विद स्टाफ, ऑप्शन बी रिव्यू इवैल्यूएशन डिटेल्स, ऑप्शन सी स्टार्ट चेंजेस टू इम्प्रूव, ऑप्शन डी रिपोर्ट टू डायरेक्टर। इसमें पूछा है कि नर्स मैनेजर है वो हैप्पी नहीं है किससे, और जो पेशेंट के सर्वे के रिजल्ट्स आए हैं उनसे वो हैप्पी नहीं है। तो इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी नर्स मैनेजर की ऐसी वाली कंडीशन में? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्जाम में आया, ओमान के एग्जाम में आया, कतर के एग्जाम में आया। पता है फर्स्ट स्टेप क्या होगी? इसकी फर्स्ट स्टेज है वो होगी कि वो जो इवैल्यूएशन किया है उसकी डिटेल को दोबारा से चेक करना कि किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में है कि रिव्यू करना, इवैल्यूएशन को रिव्यू करना उनकी डिटेल को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिव्यू इवैल्यूएशन डिटेल्स। के जो भी इवैल्यूएशन किया था उसके को डिटेल से चेक करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो उनको सुधार कर सके। तो फर्स्ट स्टेज होगी उनका रिव्यू करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ए 57-year-old मैन इज एडमिटेड टू द कार्डियक यूनिट विद palpation, headache and chest tightness on auscultation S3 globe and a diagnostic murmur can be heard. A doctor ordered 2.5 mg of verapamil slow IV push. However, the ventricular rate does not slow down.
BP is 95/62, heart rate 170, respiration is 25, temperature is 36.9. What next action should the nurse expect? ऑप्शन देखें, ए synchronized cardioversion, option B another dose of verapamil, option C sedation and intubation, option D vagal maneuver. ऐसे वाले कंडीशन में क्या नर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकती है नर्स? नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑलरेडी उसको 2.5 mg वेरापेमिल दे चुके हैं, IV पुश का ऑर्डर आ चुका ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ऐसे वाले कंडीशन में नेक्स्ट एक्शन क्या होगी, नर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? ऐसी वाले कंडीशन में नर्स एक्सपेक्ट करेगी क्या? सिंक्रोनाइज्ड कार्डियक वर्जन। सिंक्रोनाइज्ड कार्डियक वर्जन है, ये एक प्रोसीजर है सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेशन होता है उसके सिमिलर ही एक प्रोसीजर होता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, व्हेन ए पेशेंट टेल हिम नर्स आई नीड टू मेंटेन मेडिकेशन कंप्लेंट्स टू अवॉइड रिलैप्स एंड नर्स रिप्लाइज दिस करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक बीइंग यूज्ड? ऑप्शन देखें, ए रिफ्लेक्टिंग, बी एक्सेप्टिंग, सी एक्सप्लोरिंग, डी फोकसिंग। एक पेशेंट है जो नर्स को बोल रहा है कि आई नीड टू मेंटेन मेडिकेशन कंप्लेंट्स टू अवॉइड रिलैप्स, तो उसमें नर्स में आंसर देती है दिस इज करेक्ट। तो ये कौन से थेरापेटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक यहाँ पे यूज की गई है, ये पूछा। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ DHA के एग्जाम में भी आया, हार्ट के एग्जाम में भी आया है, दोनों एग्जामों में आया है। DHA और हार्ट के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ ताकि आप कमेंट कर सकें, आपकी प्रैक्टिस हो सके। कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। तो कौन सी थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक यहाँ पे यूज की गई है, वो है एक्सेप्टिंग थेरापेटिक कम्युनिकेशन यहाँ पे टेक्निक यूज की गई है। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोट ऑफ हेपारिन? ऑप्शन देखें, ए प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन बी विटामिन के, सी एस्पिरिन, डी नन ऑफ दीज। हेपारिन का एंटीडोट क्या है? एंटीडोट्स के ऊपर बाकी के सवाल भी देख लेना एंटीडोट के बारे में, क्योंकि लगभग आपको हर एक एग्ज़ाम में एक एंटीडोट मिल जाता है। लगभग हर एक एग्ज़ाम में, लगभग सभी में कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक एंटीडोट के बारे में आपको मिल जाता है। इसमें पूछा कि हेपारिन का एंटीडोट क्या है, ये पूछा गया था अपना हार्ट के एग्ज़ाम में, कुवैत के एग्ज़ाम में एंड ओमान के एग्ज़ाम में। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में, सऊदी प्रोमेट्रिक में तो सारे क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है, सारे के सारे सऊदी प्रोमेट्रिक में तो है ही है, सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ में बोल रहा हूँ। ओके, तो हेपारिन है, उसका एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटामाइन सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मेडिकल एसेप्सिस रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैंड वॉशिंग टेक्निक? ऑप्शन देखें, ए rinse soap of keeping hand and forearm lower than downs, option B use circular motion washing from clean to dirty areas, option C hands shall be held higher than elbow and scrub, option B use hot water to ensure that the pathogens are killed। मेडिकल एसेप्सिस के रिक्वायरमेंट में हैंड वॉशिंग टेक्निक है, कैसे रखेंगे? मेडिकल एसेप्सिस रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है अपने सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्जाम में भी है, ओमान के एग्जाम में है एंड कतर के एग्जाम में आया है।
हैंड वॉशिंग पे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हैंड वॉशिंग पे भी आप प्रिपेयर करके रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेडिकल एसेप्सिस के लिए हम हैंड वॉशिंग की टेक्निक है कौन सी यूज करेंगे इनमें से? जब भी मेडिकल एसेप्सिस करते हैं तो हमने हैंड वॉश करके, हैंड अच्छे से वॉश करके उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, ताकि एल्बो से जो डर्टी एरिया है, कि हमने किया तो जो यहाँ पे वॉश किया है, वो जो डर्टी एरिया है यहाँ पे ये नीचे कर दिया, तो वो पूरा का पूरा जो लिक्विड है, जो वाटर है, पूरा का पूरा जो स्टेराइल एरिया है उसकी तरफ आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको हैंड को ऐसे रखेंगे, हाथ को वॉश करके ऐसे रखेंगे ऊपर की साइड। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हैंड्स शैल बी हेल्ड हायर देन एल्बोज एंड स्क्रब। स्क्रब किया है तो एल्बो से ऊपर रखेंगे हाथ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए पेशेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ atrial fibrillation has an order for 25 mg of drug X. The available supply dose is 0.25 milligrams. Which of the following dose is correct? Option देखें, A, a written tablet to the pharmacy and reorder. Option B, dispense 1/2 tablet to the patient. Option C, dispense 2 tablets to the patient. Option D, administer 1 tablet twice daily. एक पेशेंट की हिस्ट्री है एट्रियल फिब्रिलेशन, पेशेंट को डॉक्टर ने किसी एक मेडिसिन है जो 25 mg ऑर्डर किया है, लेकिन फार्मेसी वालों ने 0.25 mg भेज दिया है। तो ऐसी वाली कंडीशन में करेक्ट डोज क्या होगी? ऐसी वाली कंडीशन में नर्स क्या करेगी? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA में आया, हार्ड में आया एंड ओमान के एग्जाम में आया। ऐसी वाली कंडीशन में देखो, यदि हम लाइक जो डोज ऑर्डर किया है लाइक 500, ये यहाँ पे कितने 25 mg ऑर्डर किए, यहाँ पे मानो कि 12.5 आ जाती या 50 mg फार्मेसी भेज देता टेबलेट फॉर्म में, तो हम मैनेज कर सकते थे, लेकिन ये 0.25 mg भेजा है। ठीक है, तो ऐसी वाली कंडीशन में हम वो टेबलेट आई है उसको रिटर्न करेंगे और फार्मेसी से रीऑर्डर करेंगे। ओके, क्योंकि वो बहुत लो है, उसके अंदर वो डोज है बहुत लो है। ठीक है, तो ये ऐसे वाले कंडीशन में हम उस टेबलेट को रिटर्न करेंगे एंड फार्मेसी में रीऑर्डर करेंगे। ऑप्शन करेक्ट होगा ए, रिटर्न टेबलेट टू द फार्मेसी एंड रीऑर्डर। ओके, यदि यहाँ पे 12.5 या 50 mg होता है तो मतलब मान लो 50 mg है तो उसको हाफ दे सकते थे, 12.5 है तो 2 टेबलेट दे सकते थे, लेकिन ये डोज बहुत कम है। यदि 25 mg देना पड़ा तो कितने टेबलेट देनी पड़ेगी? 100 टेबलेट बहुत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिटर्न टेबलेट टू द फार्मेसी एंड रीऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड स्वेलिंग? जो टेस्ट और स्वॉलोइंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नर्व कौन सी है? ऑप्शन देखें 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल टेस्ट एंड स्वॉलोइंग, निगलने के लिए? कौन सी नर्व है जो रेस्पॉन्सिबल है? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ड के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में और ओमान के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। तो टेस्ट और स्वॉलोइंग के लिए, टेस्ट एंड स्वॉलोइंग के लिए कौन सी नर्व है वो रेस्पॉन्सिबल है इनमें से? तो वो है अपनी 9 नंबर नर्व होती है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है। और इसका दूसरा नाम भी है, यदि आपको टेस्ट एंड स्वॉलोइंग से रिलेटेड मिले क्वेश्चन तो उसमें यदि वहाँ पे ग्लोसोफेरिंजियल नर्व लिखा हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, 9 नंबर नर्व है, उसका दूसरा नाम है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ओके, ये भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ए 27-year-old woman patient umbilical hernia is required under local anesthesia, has gold amulet which she kept under her pillow was missing at first but
now is giving to her after it is found from the bag of the housekeeping staff. The nurse is charged is to write a incident report which include the patient's name, hospital identification number, date, time and place of the incident and the detail of the item stolen. What short term action is required by the in charge nurse? ऑप्शन देखें, ए एक्सप्लेन पेशेंट हर बिलोंगिंग्स आर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी पर्सनल काउंसलिंग ऑफ हाउसकीपिंग स्टाफ, ऑप्शन सी रिपोर्ट इंसिडेंट टू द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी डिसमिस द इन्वॉल्व पर्सनल। एक 27 ओल्ड वुमेन है जिसको अम्बिलिकल हर्निया रिपेयर हुआ है, तो वो अंडर लोकल एनेस्थीसिया के जरिए उसने अपना गोल्ड एमुलेट है वो कहाँ पे पिलो के नीचे उसने रखा था, वहाँ से मिसिंग हो गया। लेकिन जब सर्च किया गया तो हाउसकीपिंग के बैग में वो मिला, हाउसकीपिंग स्टाफ के बैग में वो मिला। तो चार्ज नर्स है, उसने इंसिडेंट रिपोर्ट लिखी है, उसके अंदर पेशेंट का नेम, हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट, टाइम एंड मिसिंग प्लेस, आइटम स्टोलन यानी कि वापस मिल गया, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट लिख दी हैं। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म एक्शन इज़ रिक्वायर्ड बाय द चार्ज नर्स। इनके चार्ज नर्स के लिए शॉर्ट टर्म एक्शन क्या रिक्वायर्ड होगी, ये पूछा इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ में सेम टू सेम ये सऊदी प्रोमेट्रिक में आया है, प्लस कुवैत के एग्ज़ाम में सेम टू सेम आया है, ठीक है। उसके अलावा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है अपना कतर के एग्ज़ाम और ओमान के एग्ज़ाम में। वो लैंग्वेज थोड़ा, क्वेश्चन का सेंटेंस थोड़ा चेंज था, ठीक है, लेकिन मेन मोटो यही था। बट इसमें कुवैत में और सऊदी प्रोमेट्रिक के एग्ज़ाम में सेम आया है। तो ऐसे कंडीशन में शॉर्ट टर्म एक्शन क्या होगी चार्ज नर्स की, ऐसे वाले कंडीशन में जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिपोर्ट इंसिडेंट टू द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, पेशेंट कम टू एमरजेंसी रूम आस्क्ड टू परफॉर्म PCR कोरोना टेस्ट, which of the following incidents should the nurse educate him to do the test? ऑप्शन देखें, ए if you have contact closely with affected relative positive corona, option B if you have friend with positive test, option C if you have suspect with symptoms, option D none of these। पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, वो बोलता है कि उसका परफॉर्म करना है PCR कोरोना टेस्ट। तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन शुड द नर्स एजुकेट हिम टू डू द टेस्ट, इनके कौन से इंडिकेशन है जो नर्स है उसको एजुकेट करेगी, ये पूछा है इसके अंदर। तो कोरोना वायरस का टेस्ट क्यों करते हैं, किस कंडीशन में करना जरूरी हो जाता है, ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्जाम में भी आया है एंड ओमान के एग्जाम में, कतर के एग्जाम में आया है। तो कब ज़रूरी हो जाता है, जबकि पेशेंट जो पेशेंट आया है अपने पास वो किसी अदर पर्सन या रिलेटिव जिसको ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया, तो उस कंडीशन में उसका कोरोना टेस्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, if you have contacted closely with affected relative positive corona, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द नर्स इज mentoring a newly graduate nurse who is right-handed 40-year-old woman who underwent a left-sided and is now in the medical surgical unit. The intravenous fluid to infiltrate into the infusion site and the student nurse equipment to insert a new intravenous catheter. Which catheter insertion site would indicate that the new nurse need to be corrected? ऑप्शन देखें, ए
A site that has soft and elastic skin. Option B, a site next to a joint. Option C, the right arm. D, none of these. तो ये एक नर्स है, मॉनिटर करिए एक न्यूली ग्रेजुएट नर्स को जिसने 40 ईयर ओल्ड वुमेन अंडरवेंट द लेफ्ट साइडेड एंड राइट हैंडेड एंड लेफ्ट साइडेड वो है पेशेंट के करिए वो नाउ इज मेडिकल सर्जरी जो कि मेडिकल सर्जिकल यूनिट में एडमिट है। उसको इंट्रावेनस फ्लूइड इन्फिल्ट्रेट इनटू द इन्फ्यूजन साइट। स्टूडेंट नर्स है वो इक्विपमेंट इंसर्ट कर रही है, इनकी इंट्रावेनस कैथेटर है वो इंसर्ट कर रही है। तो उसको इंसर्ट करने से पहले कौन सा नर्स नीड टू बी करेक्ट, यानी कि कैथेटर इंसर्ट करने के टाइम कौन सा इंडिकेशन है कि नर्स जो इंसर्ट कर रही है आईवी इंसर्ट कर रही है वो करेक्ट है। तो आईवी लाइन अटैच करते हैं तो कहाँ पे अटैच करते हैं, मेन चीज़ ये पूछा है। ऐसे वाले कंडीशन में कहाँ पे इंसर्ट करते हैं कि कहीं जॉइंट ना हो। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कहीं पे जॉइंट ना हो, बिना जॉइंट वाली जगह पे हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे जॉइंट नहीं हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए साइड नेक्स्ट टू ए जॉइंट, इनके जॉइंट के आसपास ना हो, जॉइंट से आगे हो पीछे हो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद septic shock had an upward trending glucose level 180 to 125 mg per dl requiring control with insulin. The patient's spouse asked why is insulin needed as the patient does not have idea. Which of the following is the most appropriate nursing response to educate the patient's spouse? ऑप्शन देखें। ए, increase is common in critically ill client and affect their ability to fight off infection. We give insulin to keep the glucose level in the normal range 70 to 110 mg per dl. Option B, it is common for critically client to develop type diabetes. We give insulin to keep glucose level under control less than 140 mg per dl. Option C, patient had diabetes before you just did not know it. We give insulin to keep glucose level in the normal range 70 to 110 mg per dl. Option D, increase in glucose is a normal response to stress by the body. We give insulin to keep the level 140 to 180 mg per dl. एक पेशेंट है जिसको सेप्टिक शॉक हुआ है एंड उसका ग्लूकोज लेवल है वो 180 टू 225 mg पर dl आ रहा है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर है इंसुलिन की, ठीक है। पेशेंट का जो स्पोस है लाइक हस्बैंड या वाइफ है वो है वो इंसुलिन के बारे में पूछी कि ये इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें इसकी पेशेंट को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग रेस्पॉन्स एजुकेट द पेशेंट स्पॉस। उनके पेशेंट के जो हस्बैंड या वाइफ है उसको अप्रोप्रिएट नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा उसको एजुकेट करने के लिए। ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्ज़ाम में भी आया, हार्ट के एग्ज़ाम में भी आया एंड कतर के एग्ज़ाम में भी आया इसी मई मंथ के अंदर। तो क्या रिस्पॉन्स होगा अप्रोप्रिएट नर्सिंग रेस्पॉन्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा ऐसी वाली कंडीशन में? अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स होगा इंक्रीज इन ग्लूकोज इज ए नॉर्मल रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस बाय बॉडी. वी गिव इंसुलिन टू कीप द लेवल 140 to 180 mg per dl. ओके, इनके 140 से 180 के बीच में नहीं आ जाता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। ए नर्स हैज taught a patient with iron deficiency anemia about eating also that are high in iron.
विच ऑफ द फॉलोइंग मील इज लो इन आयरन? ऑप्शन देखें, ए स्टीक एंड ए सलाद मेड विद फ्रेश स्पिनच, ऑप्शन बी चीज पिज्ज़ा एंड पास्ता एंड टोमेटो सॉस, ऑप्शन सी ड्राइड बीन्स एंड ब्राउन राइस, ऑप्शन डी एग एंड होल व्हीट टोस्ट। इनके एक पेशेंट है जिसको एक नर्स पेशेंट को देख रही है, उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो इसके अंदर पूछा कि अबाउट ईटिंग आल्सो आर द हाई इन आयरन, कि आयरन के हाई आयरन खाने की ज़रूरत है। तो इसमें लास्ट में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मील इज लो इन आयरन, इसमें लो आयरन का पूछा है ना कि हाई आयरन का। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट में पूछा क्या है हमें उस पर फोकस करना। पेशेंट कंडीशन तो दे दी, लेकिन पूछा क्या आगे। इसमें हाई इन आयरन नहीं पूछा, लो इन आयरन पूछा है। ठीक है, ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में आ चुका है, एंड इसमें कुवैत के एग्जाम में और कतर के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। तो लो इन आयरन डाइट कौन सी होगी? लो इन आयरन डाइट इसमें से होगा चीज पिज्ज़ा एंड पास्ता एंड टोमेटो सॉस इज ए लो आयरन डाइट। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एडवोकेट नर्स? एडवोकेट नर्स की डेफिनेशन क्या होगी? ऑप्शन देखें, ए लेट पेशेंट एक्सप्रेस फीलिंग एंड हेल्प विद टेकिंग चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी लेट पेशेंट एक्सप्रेस फीलिंग एंड सपोर्ट विद ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी लेट पेशेंट हैव autonomy on his own choice, option D prevent patient from hunger। What is the definition of advocate nurse? एडवोकेट नर्स की डेफिनेशन क्या होगी? एडवोकेट नर्स क्या करती है? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के अंदर है, हार्ट के एग्जाम में, दोनों में आया है। एडवोकेट नर्स की डेफिनेशन क्या होगी? एडवोकेट नर्स क्या करता है? एडवोकेट नर्स करती है कि कोई भी उसको डेंजर है, उससे रिलेटेड डेंजर है, उससे प्रिवेंट करती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम डेंजर। किसी भी डेंजर चीज़ से प्रिवेंट करना एडवोकेट नर्स का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ए 35-year-old मैन with pulmonary edema is admitted to the intensive care unit. He is on a mechanical ventilator without sedation. After a client is placed on the mechanical ventilator, the nurse diagnosed the case as impaired communication related to intubation and mechanical ventilator. What is the best method for the nurse to communicate with the patient? ऑप्शन देखें, ए कम्युनिकेट विद द पेशेंट आफ्टर मैकेनिकल वेंटिलेटर रिमूवल, ऑप्शन बी यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज हेड नोडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन सी यूज नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 35-year-old पेशेंट है जिसको पल्मोनरी एडिमा है, वो अपने पास एडमिट है आईसीयू के अंदर, एंड उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाया गया है, उसको विदाउट सेडेशन। ठीक है, तो इसमें पूछा आफ्टर द क्लाइंट प्लेस इन द, यानी कि पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पर डालने के बाद डायग्नोसिस केस एज ए, उससे के साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए कौन से टेक्निक हम यूज करेंगे। इसमें ये पूछा, मेन चीज़ है कि वेंटिलेटर पे पेशेंट है तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक हम यूज करेंगे, मेन चीज़ ये पूछी है इसके अंदर। कम्युनिकेशन पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन को भी क्लियर कर लेना एक बार। कम्युनिकेशन पे अभी सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में भी आया, हार्ड में भी आया, ओमान के एग्ज़ाम में भी आया, कुवैत के एग्ज़ाम में भी आया कम्युनिकेशन के ऊपर। ओके, तो कम्युनिकेशन एक बार क्लियर कर लेना आप। तो यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन हम यूज़ करेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे, लाइक उसको हैंड नोडिंग एंड राइटिंग उसके लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि वेंटिलेटर है वो बोल नहीं सकता है।
तो ऐसे वाले कंडीशन में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, द पेशेंट हैज हंटिंग्स डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड सिम्टम ऑफ डिजीज। ऑप्शन देखिए, सी एन एस डिप्रेशन, बी सीवियर हेडेक, सी वेट गेन, डी नन ऑफ दीज। हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज है एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कॉज करता है न्यूरॉन्स को ग्रेजुअली ब्रेक डाउन करता है या डाई करता है, ठीक है। ये क्या है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो न्यूरॉन्स को ग्रेजुअली ब्रेक डाउन करता है या डेथ करता है, मार देता है या डेड हो जाते हैं, न्यूरॉन्स इसमें डेड होने लगते हैं। ओके, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड सिम्टम्स क्या होगा इस डिजीज़ का? तो यहाँ पे न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं, तो ऐसे वाली कंडीशन में सीएनएस डिप्रेशन देखने को हमें मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीएनएस डिप्रेशन, क्योंकि न्यूरॉन्स ही डेड हो रहे हैं यहाँ पे, कि न्यूरॉन्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, तो ऐसे वाली कंडीशन में सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, द नर्स इज प्रोवाइडिंग सेशन अबाउट disease process, coping, dietary management for patient, which of the initial important long term goal? ऑप्शन देखें, ए increase understanding of disease process, ऑप्शन बी have a healthy lifestyle, ऑप्शन सी dietary management, डी increase coping। एक नर्स है, एक सेशन प्रोवाइड करवाई किसके रिलेटेड, अबाउट डिजीज प्रोसेस, कोपिंग एंड डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में, एक पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा इसके अंदर, ये पूछा है। कभी भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कंफ्यूज मत होना। लॉन्ग टर्म होता है कि लॉन्ग लाइफ, उसका रिजल्ट एंड में जाके उसका इनके जो लाइफ स्टाइल है वो नॉर्मल हो जाए। और शॉर्ट टर्म गोल है कि इमीडिएटली वो रिलीफ होना चाहिए, ठीक, इमीडिएटली वो ठीक होना चाहिए, उसके बाद चाहे वो वापस हो जाए, ठीक है, उसके बाद चाहे वो वापस वैसा का वैसा, लेकिन इमीडिएटली रिजल्ट उसका दिखना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म में होता है कि बिल्कुल सही होना चाहिए, एंड में जाके वो अपना जो रेगुलर लाइफ स्टाइल है वो जीने लगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा अपना बी, हैव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। ओके, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए न्यू born by electric cesarean section under general anesthesia in 28 weeks of pregnancy. His weight is 850 gram and he is in 20th percentile in intrauterine growth chart. He is admitted to neonatal intensive care unit. Which of the following is the classification of his newborn according to gestational age and birth weight using intrauterine growth chart? ऑप्शन देखिए, ए he is appropriate for gestational age, ऑप्शन बी he is extremely low birth weight, ऑप्शन सी he is small for gestational age, ऑप्शन डी he is very low birth weight। न्यूबॉर्न है जो अभी सिजेरियन सेक्शन से बोर्न हुआ है, जनरल एनेस्थीसिया के द्वारा, और 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद उसका वेट है ओनली 850 ग्राम और वो 20 परसेंटाइल है, ठीक है। तो इसमें पूछा न्यूनेट है वो आईसीयू के अंदर एडमिट है, तो ये किस क्लासिफिकेशन के अंदर में आएगा, ये पूछा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हमारे वीडियो में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये अभी सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में पूछा गया था, एंड ओमान के एग्ज़ाम में पूछा गया था, कुवैत के एग्ज़ाम में पूछा गया है रिसेंटली मई के मंथ में। ओके, तो यहाँ पे देखो 28 वीक का बच्चा है और 850 ग्राम का है,
तो ऐसे वाली कंडीशन में अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज उसका वेट है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वो होगा अपना ए, ही इज अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग वो अप्रोप्रिएट है, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ए न्यू बोर्न इज डायग्नोस्ड विद ventricular septal defect VSD. Which of the following information should the nurse give to the newborn's mother? ऑप्शन देखें, ए ब्लड प्रेशर इज डिफरेंट on the child's arm and the leg. Option B, cyanosis will occur most of the time during sleeping. Option C, the defect might close spontaneously after 6 months. Option D, breastfeeding is not recommended for your child. बच्चा है, न्यू डायग्नोसिस हुआ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, आप इस डायग्राम के जरिए समझिए। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं VSD लिखा है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट लिखा है। यहाँ पे क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है उनके बीच में स्पेस बना होता है, एक ओपनिंग बनी होती है, ठीक है। ये होता है वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है, ठीक है, जो ओपनिंग बनी होती है। ऐसे वाले कंडीशन में नर्स है उसके बच्चे की मदर को क्या एजुकेट करेगी, क्या इंफॉर्मेशन देगी। राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में इनकी एक ओपनिंग होती है, वो होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। डायग्राम में आप देख भी पा रहे हैं। तो इसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन सही रहेगी मदर के लिए। जो ये सेप्टल डिफेक्ट होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ये ऑन बर्थ होता है, लेकिन 6 मंथ तक जाते जाते ये ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, ठीक है, ये भर जाता है ऑटोमेटिकली, नॉर्मली ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द डिफेक्ट माइट क्लोज स्पॉन्टेनियसली आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ तक वो ये क्लोज हो जाता है नॉर्मली, नॉर्मल बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। समटाइम्स ये क्लोज नहीं हो पाता है, तो ये बाई ऑपरेशन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये आगे प्रॉब्लम करते हैं, तो बाई ऑपरेशन उसको क्लोज करते हैं। लेकिन नॉर्मल बच्चों में देखें तो ये क्लोज हो जाता है 6 मंथ तक। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द डिफेक्ट माइट क्लोज स्पॉन्टेनियसली आफ्टर 6 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, व्हाट इज चेस्ट असेसमेंट फॉर पेशेंट विद विटामिन डी डेफिशिएंसी। ऑप्शन देखिए, ए चेस्ट डिफॉर्मिटी, ऑप्शन बी डल साउंड, ऑप्शन सी क्रैकल साउंड, ऑप्शन डी रोजरी। उनके विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से चेस्ट का असेसमेंट कैसा मिलेगा, चेस्ट का असेसमेंट करने पर कैसे चेस्ट का क्या असेसमेंट करेंगे चेस्ट का विटामिन डी की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट को। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था सऊदी प्रोमेट्रिक में एंड हार्ट के एग्जाम में, दोनों में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे में किसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें चेस्ट दिखेगा, रोजरी लाइक चेस्ट दिखेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, रोजरी लाइक चेस्ट वहाँ पे दिखेगा। ओके, ये आपका होमवर्क, इसका आंसर जैसे मैं हर एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देता हूँ, हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, तो इसका आंसर ऑलरेडी इसमें मैंने सिलेक्ट किया हुआ है गलती से, ठीक है, मैं कट करना भूल गया, इसका ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माई क्लास। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। इफ़ एनी क्वेरी यू कमेंट मी, किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब के कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक कोई प्रोसेस करवानी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ओवर गल्फ के लिए हम प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश कराऊंगा अच्छे से अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो अगेन थैंक यू, कल फिर से मिलेंगे कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।